तो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रशद मैथ क्लासेस के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 यानी जो अभी साल बीता हुआ है 2024 का, उसमें जो इंटरमीडिएट की जो पेपर हुआ था उसका संकेतांक 324 EX, इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। एक तरफ से सभी क्वेश्चन को इसमें हम लोग देखेंगे। ये इंटरमीडिएट की जो पेपर है, इसमें शुरू का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। उसके बाद जो है कि प्रश्न नंबर 2 में एक एक नंबर के 5 सवाल हल करने होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 3 और 4 में 4-4 क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 5-5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे। उसके बाद जो बचेंगे 7, 8, 9, ये तीनों जो है 8-8 नंबर के एक एक क्वेश्चन उसमें करने होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट का ये मैथमेटिक्स का पेपर है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या लिखा है। यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः P क्रॉस Q और Q क्रॉस R है तो AB का क्रम क्या होगा। यहाँ पे दो आव्यूह हैं, उनके क्रम P क्रॉस Q और Q क्रॉस R दिया गया है। तो जब इनका गुणा AB करेंगे तो उसका क्रम क्या होगा। तो यहाँ जो दो आव्यूह है, पहला वाला जो आव्यूह A है, इसका क्रम है P क्रॉस Q और इंटू जो दूसरा वाला आव्यूह B है, उसका क्रम है Q क्रॉस R। तो जैसे ही इनका गुणा करके AB प्राप्त करेंगे तो ये जो इसका, ये देखिए रो है, ये कॉलम है, यानी ये स्तंभ है। फिर ये रो, ये कॉलम, यानी ये पंक्ति है। तो ये स्तंभ और पंक्ति ओवरलैप होके खत्म हो जाता है, मतलब P क्रॉस R बन जाएगा। P क्रॉस R का ये AB जो आव्यूह आएगा, गुणनफल इनका, वो P क्रॉस R क्रम का आएगा। तो देख लीजिए बच्चों, इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प आप देखेंगे P क्रॉस R, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि एक आव्यूह है 3, 4, -1, 2 और दूसरा आव्यूह है 3, -1, 0, 7, 5, 2। देखिए ये जो है 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है और ये जो है 2 गुणे 3 क्रम का है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो जब आप इसका गुणा करोगे तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से ऐसे ऐसे जब आप कराओगे तो जो ये 2 है, ये जो 2 है, यानी इसका स्तंभ और इसका जो है पंक्ति, ये ओवरलैप होकर के 2 क्रॉस 3 का बनेगा। यानी 2 क्रॉस 3 का जो है ये आव्यूह जो मिलेगा, उसका क्रम 2 क्रॉस 3 का हो जाएगा। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, 3 त्रिक के 9 और 7 चौक 28, ये 37 हो जाएगा। उसके बाद फिर इससे कराएंगे तो -3 + 20 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद इससे कराएंगे तो ये 8 आएगा। अब दूसरे पंक्ति का गुणा कराइए तो -3 + 14, ये 11 आ जाएगा। फिर इससे कराएंगे तो 1 धन 10 11 आएगा। गुणा कराते जाइए, 0 + 4 4 आएगा। तो ये देख रहे हैं कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 क्रॉस 3, यानी ये 2 2 जो है इसको ओवरलैप कर दिया, 2 क्रॉस 3 का हो गया। तो उसी तरह से जो है कि ये Q Q हट के P क्रॉस R हो जाएगा। तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। अब बच्चों आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। किस बिंदु पर रेखा y = x+1 की ढाल और वक्र y² = 4x की ढाल के बराबर होगी। ऐसा वो कौन बिंदु है जिस पर इसका और इसका दोनों का ढाल एक बराबर होगा। तो ढाल अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले इस रेखा का ढाल निकालना है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx करेंगे इसका, तो x का 1, 1 का 0, यानी 1 आएगा। तो ये जो है इस रेखा का ढाल हो गया। इसी तरह से जो ये वक्र दिया है y² = 4x, इसका भी जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये देखिए आएगा 2y × dy/dx = 4, और यहाँ से dy/dx = 4/2i, 2i अपान में चला जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाएगा, 2/y। तो ये जो है इस वाले वक्र का ढाल आ गया और ये इसका ढाल है रेखा का। अब दोनों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बराबर कह रहा है। तो जब बराबर कह रहा है तो इसको बराबर दिखा दो, 2/y = 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y गुणा होके y = 2 निकल के आएगा। अब ये जो y का मान आया, इसको या तो आप रेखा में रखिए या तो वक्र में, किसी में भी रखेंगे x का मान आ जाएगा। अगर आप इसमें रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, y का मान जैसे ही 2 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, y = x+1 में रखा जाए तो y की जगह जैसे ही 2 रखेंगे, 2 = x+1, तो यहाँ से x = 1 पक्षांतर 2 - 1 1 आएगा।
ठीक है। अगर आपको इसमें रखना है, इसमें भी रखेंगे अगर y का मान 2 तो 2 का वर्ग 4, 4 बराबर 4x, तो x बराबर फिर 1 आएगा, यानी x का मान 1, y का मान 2। तो बिंदु जो हमें निकल के आया 1,2 हो जाएगा, 1,2। ठीक है बच्चों, तो बिंदु इसमें देखिए कौन सा विकल्प सही है, 1,2, ये वाला विकल्प सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यानी ग वाले में देखिए क्या कह रहा है, समाकलन √1 + sin 2x का मान निकालना है, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले ये जो 1 + sin 2x है, 1 + sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + sin 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस जो ये sin 2x है इसको 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और ये जो है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। और जब अंडर रूट लगाएंगे तो जैसे ही अंडर रूट लगाएंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो cos x प्लस sin x आएगा। तो यहां पर इसके बराबर हम लिखेंगे इस कर्णी के साथ जो है ये आ रहा है, कर्णी के स्क्वायर हट जाएगा, तो cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। अब इसका आप समाकलन कर देंगे, cos x का समाकलन होता है sin x और sin x का समाकलन माइनस cos x, प्लस c लगा देंगे, कांस्टेंट लगता है, तो sin x माइनस cos x प्लस c। तो देख लीजिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, sin x माइनस cos x प्लस c, ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, दूसरा वाला जो विकल्प है ये हमारा सही हो जाएगा, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये घ यानी चौथा इसका देखा जाए, इसमें क्या दिया है, एक सदिश 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k और 2i प्लस 3j प्लस 4k एक दूसरे पर लंब है, तो लैम्डा का मान कितना होगा। देखिए जब दो सदिश आपस में लंबवत हो तो उनका अदिश गुणन शून्य होता है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट जो है शून्य होता है। तो अगर मैं इस सदिश को वेक्टर a के बराबर रखूं और इस सदिश को वेक्टर b के बराबर रखूं और ये एक दूसरे के लंबवत हैं, तो a डॉट b बराबर 0 रखना होगा। a डॉट b जब 0 रखेंगे तो इसका डॉट कैसे कराते हैं, यानी इसका अदिश गुणन कराएंगे। तो एक कोष्ठक में 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k डॉट b वाला ले लेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 0 रखेंगे। तो i और i से जब डॉट कराएंगे तो 1 हो जाएगा, i का j से डॉट कराएंगे i डॉट j 0, i का k से भी 0, यानी अगर i को डिफरेंट इकाई सदिश से करेंगे तो 0 हो जाएगा, सेम करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो i डॉट i 1 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर j डॉट j 1 हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा गुणे 3 माइनस 3 लैम्डा। फिर k डॉट k 1 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। और यहाँ से 10 8 18 हो जाएगा, 18 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, तो माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 18 इस तरफ कर दीजिए, माइनस 18 और माइनस कैंसिल, 3 से भाग दे देंगे तो लैम्डा बराबर 18/3 6 आएगा, लैम्डा इक्वल टू 6। तो देख लीजिए लैम्डा इक्वल टू 6 कौन सा विकल्प सही है, लैम्डा इक्वल टू 6, ये देखिए थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला जो विकल्प है ये सही आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं। अगला देखिए ये पांचवा अंग में एक अवकल समीकरण दिया हुआ है d2y/dx2 इक्वल टू अंडर रूट, ये देखिए 4 इसका कणी घात है, स्क्वायर रूट है, ये 4 है, स्क्वायर नहीं ये फोर्थ रूट है, x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। इस अवकल समीकरण का जो है घात बताना है, मेरे ख्याल से ये घात नहीं इसका ठीक है, इसका घात बताना है। तो घात बताने के लिए सबसे पहले ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये चौथा रूट है, तो दोनों पक्षों का 4 घात लगा दो। तो जैसे ही इसका 4 घात लगाओगे तो ये d2y/dx2 का पावर 4 हो जाएगा, और यहां से ये अंडर रूट यानी कर्ण खत्म हो जाएगा, x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, 4 घात लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। अब आप देखिए इस अवकल समीकरण का जो घात बताना है, तो घात हम किसका देखते हैं, घात हम देखते हैं उच्चतम कोटि का। उच्चतम कोटि यानी कि इस अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा अवकलज कितनी बार आया है, 2 बार आया है, d2y/dx2 द्वितीय कोटि का अवकलज है, तो इसका जो घात होगा
वही इस अवकल समीकरण का जो है कि घात हो जाएगा। तो इसका घात कितना दिख रहा है 4, तो ये जो है 4 घात का अवकल समीकरण है, इसका घात 4 होगा। और ये कौन सा विकल्प सही है बच्चों, ये जो है पहला ही विकल्प जो है इसका सही निकल के आ रहा है 4। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये 5 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन था, ये सब एक एक नंबर के होते हैं, एक एक नंबर के 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो सब भी एक एक नंबर का होगा लेकिन उसे हल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो क ख मैंने लिया है, एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें 5 ठो बनेंगे। इसका जो क वाला है, इसमें लिखा है दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 यदि x नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है। हमें दिखाना है कि ये जो फलन है ये x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो कैसे इसको दिखाएंगे, इसको समझते हैं। ये सॉल्यूशन है दूसरे का क, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 यदि x नॉट इक्वल टू 0, और ये 1 दिया है यदि x इक्वल टू 0। तो इसका जब संतत चेक करना है तो यहाँ पे देखिए जो फलन का मान x इक्वल टू 0 पर है, ये 1 दिया है, तो जो फलन का मान है x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, अब फलन का जो लिमिट निकालेंगे तो लिमिट के लिए ये फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो जब इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो ये बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स फंक्शन ये लेना होगा। x इक्वल टू 0 पर फलन का डायरेक्ट मान 1 है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ये x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 0 से कम और 0 से ज्यादा उन सब के लिए ये फलन लेंगे। तो इस पर लिमिट निकालेंगे, फंक्शन x प्लस 2 पर लिमिट निकालेंगे। तो जैसे ही x को 0 पे टेंड कराएंगे तो 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर फलन का मान तो 1 है और x टेंड्स टू 0 फलन x बराबर 0 पर फलन का जो लिमिट है वो 2 आ रहा है, ये आपस में बराबर नहीं है। यहाँ क्या देख रहे हैं, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट इक्वल टू ये किस पर है, x इक्वल टू 0 पर है, नॉट इक्वल टू एफ जीरो, क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, यानी कि लिमिट और उसका जो मान है ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स संतत नहीं है, संतत नहीं है, यही हमें दिखाना था। ये एक नंबर का क्वेश्चन था। अब इसके बाद इसका जो ख वाला पार्ट है, ख वाला, इसमें देखिए क्या पूछा है, साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान बताइए। तो ये जो दिया है साइन इनवर्स, ये लिखा है साइन 7π/4 के साथ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम साइन 7π/4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2π माइनस π/4। 2π माइनस π/4 अगर हम घटाएं तो 4 दूना 8 माइनस 1 7π/4 आएगा। अब ये जो है ये आपको पता होना चाहिए, साइन 2π माइनस इसको थीटा मान लो, 2π माइनस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। इसको जो है शॉर्टकट में इसको साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो जैसे इसको लिख सकते हैं वैसे इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन माइनस π/4। ठीक है, थीटा की जगह क्या है π/4, तो ये माइनस π/4। अब ये साइन साइन इनवर्स को कैंसिल करेंगे। देखिए ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो साइन इनवर्स है उसका जो रेंज, उसका जो परिसर होता है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, साइन इनवर्स का जो परिसर होता है ये इसी के बीच में होता है, तो इसलिए ये माइनस π/4 आप देखेंगे तो इसी के बीच में आएगा। तो अब साइन साइन इनवर्स को कैंसिल करके हटा देंगे तो माइनस π/4 ये जो है इसका मुख्य मान आ गया, यही मुख्य मान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, दूसरे का ग क्वेश्चन है। यदि y इक्वल टू
ए ई की पावर एक्स प्लस बी, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है बच्चों डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये सिद्ध करना है। इसमें दूसरे का ग है। तो जो y इक्वल टू फंक्शन दिया है, y इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी, इसका अवकलन हमें करते जाना है और इसमें रख देना है। तो पहले एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, बी कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। दोबारा करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू, जब इसका अवकलन करेंगे तो ए इंटू ई की पावर एक्स ही आएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब 2 में से 1 घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस 1, जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इस तरफ देखेंगे तो ए ई की पावर एक्स माइनस ए ई की पावर एक्स, तो ए ई की पावर एक्स माइनस ए ई की पावर एक्स कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये रिजल्ट हमें लाना था, ये हमें सिद्ध करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ग हो गया। अब आगे देखते हैं, दूसरे का घ वाला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। इसको हल करना है, ये अवकल समीकरण वाले चैप्टर का है और ये जो है प्रायिकता का है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, जो इसका घ वाला सॉल्यूशन होगा, इसमें जो है अवकल समीकरण पहले ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए, ये देखा जाए तो डी वाई के साथ ये इसको इधर बैठा सकते हैं और डी एस के साथ ये इधर बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये जो है सेपरेशन मेथड है, पृथक्करण विधि। पृथक्करण में यही होता है कि अगर अवकल समीकरण में y वाला फंक्शन dy के साथ और x वाला फंक्शन ds के साथ बैठ जाए तो वो पृथक्करण विधि से इसको हल करते हैं। अब दोनों तरफ दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो जब आप इसका समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन y के सापेक्ष y हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का y क्यूब अपान 3 हो जाएगा इक्वल टू इधर 1 का x के सापेक्ष x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3, अब प्लस एनी कांस्टेंट c लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो सॉल्यूशन आया इस अवकल समीकरण का, यही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन अंगा वाला देखेंगे। अंगा वाले में प्रायिकता का सवाल है। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई न जीत पाए, तो यहाँ पे देखिए, जो ए के जीतने की प्रायिकता है वो 1/3 दिया है, इसको मैं पी ए मान लूं, यानी ए के जीतने की प्रायिकता, प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसे पी से दिखाते हैं। तो पी ए बराबर 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता पीबी मान लेते हैं इसको, पीबी ये दिया है 1/4। तो अब हमें तो ये निकालना है कि कोई न जीत पाए। तो एक काम करते हैं, ए के न जीतने की प्रायिकता, ए की जीतने की प्रायिकता तो दिया है लेकिन न जीतने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो इसे पी ए डैश से दिखाएंगे। पी ए डैश बराबर, इसको 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 1/3 और ये आएगा 2/3, 2/3। इसी तरह बी के न जीतने की प्रायिकता पी बी डैश बराबर, इसको भी 1 माइनस 1/4 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 3/4 आएगा बच्चों। तो ए के न जीतने की प्रायिकता है और ये बी के न जीतने की प्रायिकता है, तो दोनों में से कोई न जीते, हमें इसकी प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है, ए और बी में से कोई न जीत पाए, कोई न जीत पाए इसकी प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता जब निकालनी है तो दोनों को गुणा कर देंगे। कौन सा गुणा करेंगे, ये डैश वाला, यानी पी ए डैश इंटू पी बी डैश।
ये प्रायिकता का गुणन प्रमेय के नियम से दोनों गुणा कर दीजिए, तो 2/3 गुणे 3/4। तो देखिए ये 3 3 से कट जाएगा, ये 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ रहा है निकल के। ठीक है बच्चों, 1/2 जो है ए और बी में से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये दो, तो बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 3 का क है। देखिए प्रश्न नंबर 3 में सभी खंड करना है और इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे तीसरे में, और चारों 2-2 अंक का होगा। तो इसका जो क है, इसको देखिए क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r दिया हुआ है, इससे परिभाषित दिया हुआ संबंध है। क्या AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R सत्य है? एक उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। देखिए ये संबंध और फलन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर जो समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और ये एक संबंध R दिया हुआ है, और आपको ये पहले दिखाना है कि अगर ये दोनों रिलेशन यानी ये दोनों अवयव इसके हैं तो ये भी इसका अवयव होगा। तो पहले इसको जब शुरू करेंगे, इसका जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो जो R दिया है वो दिया है A, B सच दैट AB बिलोंग्स टू N तथा A इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो B वाला अवयव है प्राकृतिक संख्या B, इसका वर्ग जो है A के बराबर है, B का वर्ग A के बराबर है। तो अब जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन से ये जो दोनों दिया गया है, क्योंकि AB बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R का मतलब और BC बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ, अगर AB R का अवयव है तो A बराबर B स्क्वायर से परिभाषित है, तो ये A बराबर B स्क्वायर हो जाएगा। और अब AB की जगह अगर मैं BC रखूं, तो BC अगर इस R में है तो B बराबर C स्क्वायर रखेंगे, B बराबर C स्क्वायर रखेंगे। तो अब ये सोचिए कि यहां से B का मान, यहां से देखिए B का मान √A उठा के अगर मैं इसमें रख दूं, ठीक है, यहां से जो है B बराबर √A ये इसमें रख दूं तो क्या आएगा, √A इक्वल टू C स्क्वायर, और अंडर रूट हटाना है तो वर्क कर दो, तो ये A बराबर C के पावर 4 आ रहा है। अब आप ये सोचिए, जैसे ये दोनों अगर R के हैं A इक्वल टू B स्क्वायर के नियम से, तो इसी तरह से AC A इक्वल टू C स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, A इक्वल टू C स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, A इक्वल टू C के पावर 4 आ रहा है। तो इससे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि AC R का एलिमेंट नहीं है, AC नॉट बिलोंग्स टू R, यानी ये कथन सत्य नहीं है। कहने का मतलब है कि ये दोनों अगर R का है तो ये R का नहीं है, मतलब ये सत्य नहीं है, AC नॉट बिलोंग्स टू R। अब उसके बाद कह रहा है एक उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। अब मुझे एक एग्जाम्पल लेना है, ऐसे 3, जैसे ABC मैंने लिया ABC, वैसे ही मैं अगर 16, 4, 2 ये तीन संख्याएं, 3 प्राकृतिक संख्याएं n का ले लूं, 16 और 4, 16, 4 बिलोंग्स टू R है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 16 बराबर 4 का स्क्वायर है। अब ये 4, 2 ले लीजिए, 4, 2 बिलोंग्स टू R, तो क्या ये 4 2 का स्क्वायर है, बिल्कुल है। अब हमें ये देखना है कि 16, 2 ले लें। अब 16, 2 बिलोंग्स टू अगर R है, तो क्या ये 16 2 का वर्ग है, ये जो है 16 2 का वर्ग नहीं है, 2 का वर्ग 4 और ये 16 बराबर नहीं है। तो जो है आपको ये क्लियर हुआ कि 16, 4 का रिलेशन R में बैठ रहा है, उसके बाद 4 का 2 से रिलेशन R में बैठ रहा है, लेकिन 16 का 2 से, जैसे यहाँ A का C से रिलेशन नहीं बैठ रहा है, उसी तरह 16 का 2 से भी रिलेशन इसमें नहीं बैठ रहा है। तो ये हमें उदाहरण द्वारा पुष्टि करनी थी। तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल के द्वारा भी सिद्ध हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ख क्या दिया है,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपान ई की पावर x इंटू कॉस एक्स। इसका dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो इसको ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपान ई की पावर x इंटू कॉस एक्स। ये अंश बटे हर से dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले ये हर लिखेंगे ई की पावर x इंटू कॉस एक्स, फिर इंटू इसका अवकलन करेंगे तो 2x प्लस 3 और 4 का तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू ई की पावर x इंटू कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो गुणा वाले से हो जाएगा ई की पावर x कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कास एक्स, फिर ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x, और पूरे के बटे ई की पावर x कॉस x का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ई की पावर x यहाँ सब जगह कॉमन हो जाएगा। ये देखिए ई की पावर x कॉस x के साथ ई की पावर x कॉस x के साथ जो है उसको एक साथ कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x कॉस x ब्रैकेट में 2x प्लस 3, फिर ये माइनस के साथ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये एक साथ हो गया इसके साथ, और बाकी उसके बाद प्लस ई की पावर x इंटू साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और अपान में जो है ई की पावर x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ई की पावर x इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट में ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, 2x माइनस 3x माइनस एक्स, 3 माइनस 4 माइनस 1, फिर प्लस ई की पावर x साइन एक्स ब्रैकेट में ये उतार लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 पूरे के बटे ई की पावर x कास x का होल स्क्वायर, तो ये dy बाई डी एक्स निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, इतना ही आप लिख करके छोड़ सकते हैं, ये इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये है, ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा, इतना भी करके छोड़ देंगे हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ जाएं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ग है, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स को हल कीजिए। ये एक अवकल समीकरण को हल करना है, तो पहले इसको देख लेते हैं। तीसरे का ग, अवकल समीकरण दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो dx को इस तरफ भेज दीजिए, तो dy इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स dx। इसके बाद इंटीग्रेशन का निशान लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको देखिए i मान करके आप जब लगाओगे ना, तब ये इसका समाकलन निकल के आएगा, i इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स dx। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, इसको खंडशः समाकलन से करेंगे। खंडशः समाकलन में क्या होता है, ये 2 फलन है, दोनों फलन में किसी एक को प्रथम फलन और दूसरे को द्वितीय फलन मान लो, तो ये प्रथम द्वितीय मैंने मान लिया। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन लगाते हैं, तो ई की पावर x साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x, फिर साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स dx, ये होता है प्लस c, ये i के बराबर, फिर माइनस ई की पावर x इंटू कॉस एक्स, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और फिर इसको प्रथम और द्वितीय गुणा वाला लगाइए, फिर जैसे इसमें लगाए थे, तो ये हो जाएगा ई की पावर x कास एक्स का समाकलन साइन एक्स, फिर माइनस ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x कास एक्स का समाकलन साइन एक्स dx प्लस c, और ये माइनस माइनस पहले से प्लस हो चुका है। अब ये देखिए जो ये आया है वो यहाँ पे i के बराबर है, तो यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये जो समाकलन है इसको मैंने पहले से i माना था,
तो माइनस आई इधर आके प्लस आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई इधर आके 2i, और बाकी ये जो बचा इसमें e की पावर x को कॉमन कर लीजिए, तो e की पावर x कॉमन के बाद साइन x माइनस कास x, साइन x माइनस कास x और प्लस c, तो i इक्वल टू 1/2 e की पावर x ब्रैकेट में साइन x माइनस कास x प्लस c। ये जो i आया बच्चों, यही i जो माना था आपने वो यहाँ पर है। तो अब यहाँ पे जब समाकलन dy का करेंगे तो ये y हो जाएगा, और इसका समाकलन 1/2 e की पावर x ब्रैकेट में जो है साइन x माइनस कास x प्लस c, ये इसको नोट कर लेंगे यहाँ पर। ये जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए घ वाला क्वेश्चन क्या है। घ वाला ये प्रायिकता का सवाल है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। प्रायिकता क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त है इसको ई से, और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है को एफ से निरूपित किया गया है। क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं? देखिए जब आप पासे को फेंकोगे तो उसमें जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, यही उसके प्रतिदश समष्टि एस बन जाएंगे। एस बराबर 1 2 3 4 5 6, यही अंक आते हैं पासा फेंकने पर, कोई भी अंक इसी में से। अब जो ई घटना कह रहा है, जो ई घटना कह रहा है वो क्या है, ई से कौन दिखाया जा रहा है, जब पासे पर संख्या जो 3 का अपवर्त है, 3 का गुणक है, तो 3 का गुणक कौन कौन अंक है, 3 6, तो घटना ई में 3 6, 3 का अपवर्त आ रहा है। उसके बाद पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है उसको यफ से दिखाया जा रहा है। जो यफ वाला घटना है वो पासे पर सम संख्या आना है, तो सम संख्या कौन कौन है, 2 4 6 होता है, तो यहाँ 2 4 6 लिख देंगे। अब इसके बाद ई और एफ को स्वतंत्र दिखाना है, तो ई और एफ स्वतंत्र घटना कैसे सिद्ध होता है, जब पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ ये आपस में बराबर हो, यानी घटना ई की प्रायिकता घटना एफ की प्रायिकता इनका गुणनफल और दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता इसके बराबर हो जाए, तो ये घटना ई और एफ स्वतंत्र कहलाती है। तो आपको पहले पीई निकालना पड़ेगा, तो पीई निकालेंगे कैसे, पीई इक्वल टू एन ई बटा एन एस। एन ई यानी कि ई में कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ठो है, तो 2 लिखेंगे, और एस, एस में कितने एलिमेंट हैं 6, 2/6 काटेंगे तो 1/3, ये पीई आ गया। उसके बाद एफ, पी एफ, तो एफ में कितने अवयव हैं एन एफ, अब बटे एन एस लगाएंगे, तो एफ में है 3 और यस में है 6, 3/6, इसको काटेंगे 3/6 को तो 1/2 आएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, ई और एफ का सर्वनिष्ठ, ई और एफ का सर्वनिष्ठ मतलब दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में देखेंगे तो 6 मिल रहा है, तो ई और एफ का इंटरसेक्शन 6, केवल एक अवयव है। अब इसकी भी प्रायिकता निकाल लेते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कै ठो है इसमें, 1 ठो, और एन एस यानी यस में तो 6 है, 1/6 हो गया। अब जरा आप ये जो आपको चेक करना है, 1/3 और 1/2 गुणा करेंगे तो 1/6 आएगा, और ई इंटरसेक्शन एफ भी 1/6 आया है, तो ये जो है कि हमारा प्रूफ हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पीई गुणे पी एफ बराबर 1/3 गुणे 1/2, और जब गुणा करेंगे तो 1/6, और ये 1/6 किसका मान है, पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान है, पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान है, तो पी ई इंटू पी एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ आ रहा है, तो इसलिए ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये क्लियर हो गया, स्वतंत्र घटनाएं हैं ये। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर घ था, ये तीसरे का घ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसमें भी 4 क्वेश्चन है, दो। क्वेश्चन नंबर 4
अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी खंड करना है, 2-2 अंक का ये, इसमें भी 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका क मैंने लिया है, अवकलन कीजिए y इक्वल टू cos x के पावर sin x, इसका अवकलन करना है। तो यहां पर जो दिया है y इक्वल टू cos x के पावर sin x, इसका अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे इसका अवकलन, ये आप लोगों को बताया गया है, लवगुणक विधि से लॉग लेकर के करते हैं। तो पहले दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। तो log y इक्वल टू log cos x के पावर sin x, ठीक। तो log y इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगा, sin x इंटू log cos x। अब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तब x के सापेक्ष करेंगे तो y का पहले log है, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स का 1/cos एक्स, फिर cos एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर प्लस लॉग cos एक्स उतार लेंगे, लॉग cos एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन cos एक्स, ठीक है। अब इसके बाद ये जो बटे y है इस तरफ भेजेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट में ये जो है माइनस साइन 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 स्क्वायर एक्स बटे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, वाई जो है ये उठा लेंगे कॉस एक्स के पावर साइन एक्स, और ब्रैकेट में माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। ये इसका डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये जो है चौथे का क हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 का ख देखते हैं। 4 का ख ये प्रायिकता का सवाल है। किसी लीप ईयर अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लीप ईयर अधिवर्ष, ये जो है हर चौथे साल में आता है। एक लीप वर्ष में, एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो आपको पहले बता दें कि एक लीप ईयर या इसको अधिवर्ष बोलते हैं, अधिवर्ष। तो एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब देखिए 366 दिन होते हैं और हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो अब जब इसमें 7 से भाग देंगे तो 52 भागफल आएगा, 2 शेषफल आएगा। आप इसको करके देखेंगे तो 52 भागफल, अब 52 यानी 52 हफ्ता आएगा। जब 7 से भाग देंगे तो 52 हफ्ता हो जाएगा। तो 52 हफ्ता में 52 रविवार मिलेगा, 52 सप्ताह में 52 रविवार, और उसके बाद 2 दिन शेष बचेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें 52 पूर्ण सप्ताह, 52 पूर्ण सप्ताह और 2 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं। तो 52 पूर्ण सप्ताह में कितने रविवार पड़ेंगे? 52 रविवार पड़ेंगे। तो इसमें जो है 52 रविवार, 52 रविवार तो होंगे, और बाकी जो ये 2 दिन है, अब ये 2 दिन कौन सा दिन पड़ सकता है? ये 2 दिन जो पढ़ने की संभावना है वो क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है सोमवार प्लस मंगलवार, सोमवार और मंगलवार, ठीक है। सोमवार और मंगलवार 2 दिन पढ़ सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि मंगलवार और बुधवार पढ़ सकता है, या ये हो सकता है बुधवार और बृहस्पतिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार। ये भी हो सकता है कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार, 2 दिन पढ़ने की कितनी संभावना है वही मैं लिख रहा हूं। या ये हो सकता है कि शुक्रवार और शनिवार पढ़े, शुक्रवार और शनिवार, या शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार। या ये हो सकता है कि रविवार और सोमवार, रविवार और सोमवार।
इसके बाद सोमवार और मंगलवार तो पहले ही लिख दिया है आपने। तो ये जो 2 दिन है ना, ये 2 दिन इन्हीं में से कोई ना कोई पढ़ सकता है। तो ये 2 दिन पढ़ने की कुल कितनी संभावनाएं हैं? कुल जो संभावनाएं हैं, नंबर ऑफ एस, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एस मतलब प्रदत्त समष्टि में कितने अवयव हैं, तो कुल इतनी संभावनाएं हैं। तो ये एस में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ एस 7 हो गए। और सुनिए, 53 रविवार आपको चाहिए ना, तो 52 रविवार तो हो ही चुका है। 53वां रविवार होने के लिए देख लीजिए रविवार किसमें आया है। रविवार इसमें आया है और इसमें आया है, तो रविवार आने की जो संभावना है वो ई घटना मान लेते हैं, नंबर ऑफ ई। तो 2 प्रकार से, एक बार शनिवार रविवार, एक बार रविवार सोमवार, इसी में से ही आएंगे। तो ये 2 ठो हो गए। तो अब देखिए 52 रविवार के बाद जो 53 रविवार अगर होगा, तो इन्हीं, अगर ये 2 दिन 2 चांस में पड़ते हैं तो 53 रविवार हो जाएगा। तो इसलिए 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता बराबर 52 तो पहले ही हो चुका है, 53वां होने के लिए नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 2/7, 2/7 ये हो जाएगा। 53 रविवार होने की प्रायिकता 2/7। अब सुनिए, क्वेश्चन एक और बन सकता है। क्वेश्चन दूसरा ये बन सकता है कि यदि कोई ऐसा वर्ष लिया जाए जिसमें लीप वर्ष ना हो, तो उसमें जो है कि 53 रविवार, रविवार की जगह कोई और दिन भी पूछ सकता है, मंगल बुध कोई भी। तो 53 मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है? अब वो जो वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है, तो जब लीप वर्ष नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा, तो इसमें 365 दिन होंगे। 66 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? 65, 365 दिन हो जाएंगे। तो जब 365 दिन होंगे तो 52 पूर्ण सप्ताह, यहाँ एक दिन बचेगा। अब जब एक दिन बचेगा तो वो एक दिन कौन कौन हो सकते हैं? वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन में से कोई भी हो सकता है। और अगर आपको मंगलवार 53 मंगलवार चाहिए तो वो मंगलवार एक ही बार आएगा, तो 1/7 हो जाएगा उसकी प्रायिकता। कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। कब? जब लीप वर्ष नहीं रहेगा तब। और जब लीप वर्ष है तब, चाहे रविवार पूछे, चाहे मंगलवार या कोई भी दिन पूछे, अगर ये लीप वर्ष है तब उसकी प्रायिकता 2/7 आएगा। इस बात को अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो किसी इस तरह का सवाल आप आसानी से कर लेंगे। तो इसका आंसर 2/7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर चौथे का ग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ग है, बिंदु 5 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये त्रिविमी ज्यामिति में सॉरी सदिश वाला जो चैप्टर है, वेक्टर वाला, उसमें का ये लिया गया है। तो इसमें देखिए एक बिंदु दिया गया है और एक सदिश रेखा दिया गया है, तो इससे जा रहा है और इस सदिश के समांतर है, तो उस रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा? तो इसका जो सॉल्यूशन है चौथे का ग, यहां पर आपको एक फार्मूला बता दें, बिंदु सदिश ए से जाने वाले और सदिश बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण, इसका फार्मूला होता है वेक्टर r = वेक्टर a प्लस लैम्डा बी। लैम्डा ले सकते हो या t ले सकते हो या n ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। जहां लैम्डा स्केलर है, अदिश राशि है, ठीक है बच्चों। तो ये जो समीकरण है इसी से ये लगेगा। यहाँ पे जो सदिश ए दिया है, लेकिन यहाँ बिंदु दिया है, तो बिंदु को सदिश ए बना सकते हो। तो जो बिंदु दिया है 5 2 -4, जब आप इससे सदिश बनाएंगे तो इसमें i j k लगा के प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5i + 2j
माइनस 4k, ये सदिश ए बन गया। और जिसके समांतर है, ये सदिश के समांतर कह रहा है, तो इसको बी मान लीजिएगा। सदिश बी जो दिया है वो है 3i प्लस 2j माइनस 8k। अब ए और बी आपको मालूम हो गया, तो बस इसी में रख दीजिए। तो इसलिए रेखा का सदिश समीकरण, अब सदिश समीकरण जब निकालेंगे तो फार्मूला यही लगाएंगे, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। जो ए प्लस है, ए ये बिंदु होता है, और जो लैम्डा के साथ बी होता है वो जो है उसके समांतर होता है। तो आर इक्वल टू ए का मान उठा लीजिए 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा, लैम्डा के साथ 3i प्लस 2j माइनस 8k। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वाला एक साथ करेंगे तो 5 प्लस 3 लैम्डा, आई बाहर कर दीजिए। इसी तरह प्लस 2 लैम्डा जे हो जाएगा। फिर प्लस, या ठीक है प्लस करिए, -4 -8 लैम्डा, लैम्डा इसके साथ ये के हो जाएगा। इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ये जो है उस रेखा का समीकरण, सदिश समीकरण आ गया। ठीक है, यही फार्मूला इसको लगा करके ए प्लस लैम्डा बी वाला इससे निकाल लेंगे। अब आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ का सॉल्यूशन देखते हैं। घ का सॉल्यूशन, घ में क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले इसको क्रॉस को खोल देते हैं कोष्टक से। जब इसको खोलेंगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। इसी तरह बी से खोलिए, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए प्लस सी से खोलिए, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ये हो गया। अब देखिए आपको एक सदिश गुणन का नियम बता दें। अगर कोई दो सदिश ए और बी हैं तो इनका जो क्रॉस ए क्रॉस बी लिखते हैं, तो इसका जैसे ही क्रम बदलते हैं बी क्रॉस ए, तो इसका चिन्ह बदल जाता है। यानी ए क्रॉस बी के बराबर अगर लिखना है तो माइनस बी क्रॉस ए लिखेंगे। जैसे ही ए और बी का क्रम बदलेंगे ना, तो ये चिन्ह इसका बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये चीज का ध्यान दीजिए। या इसी का उल्टा, पहले अगर बी लिख रहे हैं उसके बाद ए लिख रहे हैं, बी क्रॉस ए, तो ये माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने सदिश गुणन का कॉन्सेप्ट बताया वही आपको यहाँ लगाना है। देखिए ए क्रॉस बी यहाँ है, यहाँ बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। इसी तरह से ए क्रॉस सी है और यहाँ सी क्रॉस ए है, तो इसमें से माइनस निकाल के ए क्रॉस सी इसको भी बना सकते हैं। इसी तरह से बी क्रॉस सी क्रॉस बी उल्टा है, तो देखिए ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस सी को अगर सी क्रॉस ए बनाना है तो माइनस सी क्रॉस ए कर दीजिएगा। फिर प्लस बी क्रॉस सी लिख लीजिए, बी क्रॉस सी। अब ये जो बी क्रॉस ए है इसका जब माइनस निकालेंगे तो ये ए क्रॉस बी हो जाएगा। आगे प्लस सी क्रॉस ए को देख रहे हैं, यहाँ भी सी क्रॉस ए आया है, यहाँ भी है। और ये सी क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस सी लिख दीजिए, सी क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस सी। अब आप देखेंगे ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस बी कैंसिल, माइनस सी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस ए कैंसिल, माइनस प्लस बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी कैंसिल। यानी सब कैंसिल होके इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी इसका मान 0 निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के ये चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के सारे क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो कि 5-5 नंबर का होगा, फिर 7, 8, 9 जो है 8-8 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसको हम अगले पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।